चंबल नगर में गोलू नाम का एक बच्चा था। उसके घर में एक शरारती चूहा घुस गया। वह चूहा बहुत छोटा सा था मगर बहुत शरारती था। घर भर दौड़ता। गोलू चूहे को देख लेता है और मम्मी को कहता है, माँ घर में चूहा घुस आया है। अरे गोलू, मैंने तो कहीं नहीं देखा। आपको कहाँ नजर आया? मेरे रूम में दौड़ता हुआ मैंने देखा है माँ। तो माँ सोचती है ये तो बच्चा है, इसको तो शायद ख्याल आया होगा कि कोई चूहा दौड़ रहा है, तो उसकी बातों को नेग्लेक्ट कर देती है और अपने काम में लग जाती है। एक दिन वो चूहा गोलू की किताब कुतर देता है, कुछ कपड़े भी कुतर देते हैं। तब गोलू आके उस किताब और कपड़ों को माँ को दिखाता है। माँ देखो ना, मेरे किताब और कपड़े दोनों को काट के कुतर दिया। तब माँ को लगता है कि गोलू सच बोल रहा है। माँ घर भर ढूंढती है मगर चूहा नहीं मिलता। चतुर चूहा गोलू की बिस्तर के नीचे जाके छुप जाता है। अब चूहे की नजर पड़ी गोलू की माँ के खाने पे। गोलू की माँ जो खाना बनाती और बिना ढके रख देती, वह चूहा उसे भी चट कर जाता था। चूहा खा पीकर बड़ा हो गया। गोलू की मम्मी किचन में आती है और देखती है, अरे मैंने तो इसको ढका था, शायद लगता है मैं भूल गई, इसीलिए इस चूहे ने ना नाक में दम कर रखा है। ये पूरा खाना फेंकना पड़ेगा। तभी वहाँ पे गोलू पहुँचता है और कहता है, चूहा जब छोटा था तभी मैंने कहा था, लेकिन आप मेरी बात नहीं माने। सच है गोलू, मगर मैं भी तो ट्राई कर रही हूँ इस चूहे को बाहर निकालने की, हाथ में आता ही नहीं। पता नहीं घर कहाँ बनाया है। इनकी बातों को चुपचाप सुनते हुए चूहा हंसता है और अपना घर, जो कि गोलू की बिस्तर के नीचे है, वहाँ पे जाके फिर से छुप जाता है। एक दिन गोलू की मम्मी ने एक बोतल में शरबत बनाकर रखा। शरारती चूहे की नजर बोतल पर पड़ गई। चूहा कई तरकीबें लगाकर थक गया मगर बोतल खोल नहीं पाया। मगर चूहे ने भी ठान लिया था कि शरबत पीना है। चूहा बोतल पर किसी भी तरह से ढक्कन को खोलने में सफल हो जाता है। अब उसमें मुंह घुसाने के लिए कोशिश करता है। बोतल का मुंह छोटा था, मुंह नहीं घुस पा रहा था। फिर चूहे को एक आइडिया आया। उसने अपनी पूंछ बोतल में डाली। पूंछ शरबत में गीली हो गई तो पूंछ को बाहर निकाल के उसे चाट चाट कर चूहे की पेट भर गया। जैसे चूहा अपनी पूंछ को चाट चाट के मजे ले रहा था, तभी किचन में गोलू की माँ पहुँच जाती है और गोलू को इशारे से बुलाती है, गोलू इधर आओ, देखो चूहा क्या कर रहा है। अरे माँ, ये चूहा तो बहुत होशियार निकला। मुझे भी यही आश्चर्य हो रहा है, इतनी तंग मुंह वाली बोतल से इसने जूस कैसे पिया। माँ, इस चूहे को ना हम अपने ही घर में रहने देते हैं। मैं भी यही सोच रही हूँ, क्योंकि मेहनत करने से कोई कार्य असंभव नहीं होता। ये नैतिक शिक्षा इस चूहे ने मुझे दिखाया। तो फिर माँ, इसके लिए एक पिंजरा खरीदे। माँ और गोलू दोनों बाजार जाके चूहे के लिए एक सुंदर सा पिंजरा लेके आते हैं और उसको अपने घर में पालते हैं। सुंदर वन में पीलू चिड़िया अपने पति बबलू और अपनी सास के साथ रहा करती थी। पीलू और बबलू एक छोटी सी जमीन पर सब्जी उगाया करते थे और फिर बबलू उन सब्जियों को बाजार ले जाकर बेचता था। एक दिन पीलू चिड़िया अपनी सास के साथ सब्जियां तोड़ने के लिए गई थी। अरे वाह बहू, इस साल तो सब्जी की फसल बहुत अच्छी हुई है। हाँ माँ जी, मैंने और इन्होंने बहुत मेहनत की है, तब जाकर ऐसी फसल हुई है। इस बार इतनी सब्जी हुई है कि इन्हें बेचकर हमारे सारे कर्ज उतर जाएंगे। ये सुनकर उसकी सास बहुत खुश होती है। चल पीलू, जल्दी से हम सब्जियों को तोड़ लेते हैं, पता नहीं कब बारिश हो जाए। सास और बहू जब सब्जियां तोड़ रही होती हैं तो बहुत जोर से बारिश होने लगती है। माँ जी जल्दी चलिए, बहुत जोर की बारिश होगी, बहुत जोर की बारिश हो रही है। हाँ बहू जल्दी चल, बारिश तेज हो रही है, हम नहीं तो हम बीमार पड़ जाएंगे, भीगेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। जब बारिश रुक जाएगी तब आकर बची हुई सब्जियों को तोड़ लेंगे। घर आकर वो दोनों बारिश रुकने का इंतजार करने लगती हैं। इस बारिश को भी अभी आना था, अगर बारिश नहीं रुकी तो हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। ऐसी अशुभ बात मत कर बहू, चल जा अब तू भोजन बना, बबलू आता ही होगा। सुबह से रात हो जाती है लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेती और थोड़ी देर बाद बबलू भी सब्जी बेचकर घर वापस आ जाता है।
आप और पीलू सब्जियां तोड़ने गई थी, सारी सब्जियां तोड़ ली ना? कम से कम इस बारिश में वो सब्जियां खराब तो नहीं होंगी? अरे कहाँ बेटा, जैसे ही हम सब्जी तोड़ने लगे बहुत जोर की बारिश होने लगी, पूरी सब्जियां हम नहीं तोड़ पाए। हे भगवान, अगर ये बारिश नहीं रुकी तो कल मैं क्या बेचने जाऊंगा? इतनी बारिश में तो सारी सब्जियां सड़ जाएंगी। बेटा, अब चिंता करने से क्या होगा? जो किस्मत में लिखा है वही होगा, उसे कौन बदल सकता है? माँ जी सही कह रही है, आप खाना खाकर सो जाइए, कल की कल देखेंगे। लेकिन बारिश रुकती नहीं, अगले दिन भी मूसलाधार बारिश होती है और उनका खेत पानी से भर जाता है। इस तरह से बबलू की सब्जी की दुकान बंद हो जाती है। ये सब देखकर कालू कौआ मन ही मन बहुत ही खुश हो रहा था। कालू बबलू का पड़ोसी था। वो बबलू की दुकान के बगल में ही अपनी सब्जी का ठेला लगाता था। अरे बबलू, ऐसा क्या हुआ जो तूने सब्जी बेचना बंद कर दिया? क्या बताऊं, मेरी सारी सब्जियां बारिश के कारण खराब हो गई। इस तरह बहुत सारे दिन गुजर जाते हैं। देखिए जी, हमारे खेत में अभी भी पानी भरा हुआ है, क्यों ना हम तरबूज के कुछ बीज पानी में डाल दें। तरबूज को पानी चाहिए होता है, हमारे खेत में पानी वैसे भी भरा हुआ है और वैसे भी आजकल बाजार में तरबूज की बहुत डिमांड है। भगवान की दया से अगर हमारी तरबूज की फसल हो गई तो हमारी सब्जियों के नुकसान की भरपाई हो जाएगी। लेकिन पीलू, तरबूज उगाने के लिए हमारे पास तरबूज के बीज भी तो होने चाहिए और हमारे पास तो तरबूज के बीज है ही नहीं। उसकी चिंता आप मत कीजिए माँ जी, मेरे पास बहुत सारे तरबूज के बीज हैं। ये देखिए मेरे पास कितने सारे तरबूज के बीज हैं। दोनों सास बहुएं अपने खेत में तरबूज के बीज बिखेर देते हैं और जल्द ही उनके यहाँ तरबूज उग आते हैं और कुछ दिनों बाद वे तरबूज पक जाते हैं। पीलू उन पके हुए तरबूजों को तोड़ लेती है और ये लीजिए जी, पके हुए लाल मीठे तरबूज, इन्हें ले जाकर आप अपनी दुकान में बेच दीजिए। देखना आज आपकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग जाएगी। बंटी तरबूज लेकर अपनी दुकान चला जाता है और बंटी के तरबूज धड़ाधड़ बिकने लगते हैं। सिर्फ कुछ ही मिनटों में पूरे तरबूज बिक जाते हैं। बबलू खुशी खुशी घर वापस आता है। देखो माँ, मुझे तरबूज बेचकर कितना मुनाफा हुआ। इन पैसों पर सिर्फ बहू का अधिकार है। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो। बबलू वो पैसा पीलू को दे देता है। अब पीलू और बबलू अपने खेत में तरबूज की फसल उगाने लगे और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगे। रामपुर में कालू कौआ अपनी पत्नी पीलू चिड़िया के साथ रहता था। कालू बहुत ही गरीब था, वो मेहनत मजदूरी करता था और पीलू दूसरी चिड़ियाओं के घर पर काम किया करती थी। उनके 2 बेटे थे। एक दिन कालू कौआ बीमार पड़ जाता है और बहुत दिनों तक उसकी तबीयत ठीक नहीं होती है। पीलू कहती है, सुनो जी, बहुत दिन हो गए, तुम्हारी तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा है, तुम डॉक्टर को दिखा लो। मेरा मन बहुत घबरा रहा है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा और बच्चों का क्या होगा? कालू कहता है, अरे पीलू घबरा मत, मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं फिर भी कल सरकारी अस्पताल जाकर अपना चेकअप करवा लूंगा। अगले दिन पीलू और कालू सरकारी अस्पताल जाते हैं। कालू का चेकअप होता है और डॉक्टर चेकअप करने के बाद बोलता है, इन्हें खून की कमी हो गई है, मैं कुछ दवाई लिख कर दे रहा हूँ, आप इन्हें समय समय पर देते रहना और हाँ, 2 महीने तक इन्हें आराम करना होगा। पीलू और कालू दवाइयाँ लेकर अपने घर वापस आते हैं। कालू कहता है, पीलू ये दवाइयाँ तो बहुत महंगी आई होंगी, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? पीलू कहती है, तुम ठीक कह रहे हो, इतने पैसे मेरे पास नहीं थे। इन दवाइयों के लिए मैंने अपना मंगलसूत्र सुनार के यहाँ गिरवी रखवा दी हूँ, जब पैसे आएंगे तो मैं उसे छुड़वा लूंगी। अब तुम आराम करो, मैं भोजन बनाती हूँ। थोड़ी देर बाद पीलू सबके लिए भोजन बनाती है। कालू भोजन करके दवाइयाँ ले लेता है। पीलू और उसके दोनों बच्चे कालू के लिए परेशान रहते हैं। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। इस दौरान पीलू काम पर नहीं जा रही थी, उसका सारा समय सिर्फ कालू की देखभाल पे ही बीत जाता था। कालू पीलू से कहता है, अरे पीलू, तू अगर घर में ही रहेगी तो हम दोनों की आमदनी कैसे होगी? मैं तो काम पर जा नहीं पा रहा हूँ, तू कम से कम अपने काम पर जा। तेरे काम से जाने पर
हमें थोड़ी बहुत तो आमदनी होगी। कालू की बात सुनकर पीलू वापस से काम करने लग जाती है, लेकिन तब तक उसकी मालकिन ने दूसरी नौकराइन रख चुकी थी। वो पीलू से कहती है, पीलू तू इतने दिन नहीं आई तो मुझे किसी और को रखना पड़ा, ये ले तेरी पिछले महीने की पगार। इस तरह पीलू दुखी होकर वापस अपने घर आ जाती है। कालू उससे पूछता है, अरे पीलू तू इतनी जल्दी घर आ गई? पीलू उसे बताती है, जी मेरी मालकिन ने कोई और नौकरानी रख ली है, अब मेरे पास भी कोई काम नहीं रहा, लेकिन मेरी मालकिन ने पिछले महीने की पगार दी है तो थोड़े पैसे मिल चुके हैं। पीलू थोड़ी देर सोचती है, फिर कालू से कहती है, देखिए मुझे जलेबी बनाना बहुत अच्छे से आता है, अब ठंडी का मौसम भी आ रहा है और लोगों को गर्मा गर्म जलेबी मिलेगी तो वो बहुत खुश होंगे। हाँ तेरा ख्याल तो बहुत अच्छा है पीलू, एक कोशिश करके तो देख। अगले दिन से पीलू एक ऑफिस के बाहर गर्मा गर्म जलेबियां बनाना शुरू कर देती है। उसकी खुशबू से बहुत सारे पक्षी वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। अरे दीदी जी जरा एक प्लेट गर्मा गर्म जलेबी दीजिएगा तो। टिल्लू भी वहाँ पर जलेबी खाने आता है। टिल्लू पीलू के बच्चों के स्कूल का हेडमास्टर था। वो जलेबियाँ खाकर बहुत खुश होता है। अरे वाह पीलू जी क्या टेस्टी जलेबी बनाई है आपने, मैं तो इसी बात पे आपके बच्चों को पास कर दूंगा, हा हा हा। इस तरह से बहुत सारे लोग पीलू की जलेबी खाने लगे और उसकी दुकान अच्छी खासी चलने लगी। पीलू अपनी कमाई से खुश हो गई थी। पीलू अपने पैसों से मंगलसूत्र को सुनार के यहाँ से छुड़वा लेती है और 1 महीने बाद ही कालू कौवे की तबीयत भी ठीक हो जाती है। अब कालू भी पीलू के साथ जलेबी की दुकान पर जाने लगता है। कालू पोहा बनाता है और पीलू जलेबियाँ बेचती है। इस तरह से दोनों पति पत्नी अच्छा खासा पैसा कमाते हैं और उनके बच्चे अच्छी स्कूल में शिक्षा पाते हैं। अब वे सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। एक जंगल में एक हरा भरा आम का पेड़ था। आम के पेड़ पर संगीत नाम की एक कोयल रहती थी। उसने बहुत सुंदर घोंसला बनाया हुआ था जिसमें उसके छोटे छोटे बच्चों के साथ वो रहती थी। छोटे होने के कारण वो बच्चे अभी उड़ना सीख ही रहे थे, तो संगीत उनके लिए खुद वो खाना ढूंढ कर लाकर अपनी चोंच से प्यार से खिलाती थी। एक दिन जोरों शोरों से बरसात शुरू हो गई। बिजली गरज रही है, बारिश हो रही है। तभी संगीत के बच्चों को जोर से भूख लगने लगी। माँ भूख लगी है माँ। अरे बच्चों मैं कुछ ना कुछ इंतजाम करती हूँ। देखते ही देखते बच्चे जोर जोर से चिल्ला के रोने लगे। एक बच्चे को देख के दूसरा बच्चा रोने लगा। माँ मुझे भी भूख लग रही है माँ, कुछ ना कुछ तो दो ना। संगीत को बहुत चिंता हुई। अपने बच्चों को रोते हुए संगीत को नहीं देखा जा रहा था। वह उन सबको चुप कराने की कोशिश कर रही थी, किंतु बच्चे भूख से तड़प रहे थे। माँ देखो ना, कल का कुछ भी हो चलेगा, मैं खा लूंगी। इस बात से संगीत उदास होने लगी क्योंकि घर में कुछ नहीं था। संगीत सोच में पड़ गई। अरे इतनी जोर बारिश हो रही है, मैं खाना कहाँ से लाऊंगी? मगर मैं खाना नहीं लाई तो बच्चों को भूखा शांत कैसे कर पाऊंगी? ऐसे मन में अपने हिसाब किताब लगा रही है और सोच रही है। काफी सोचने के बाद संगीत ने एक लंबी उड़ान भरी और पंडित जी के घर आ पहुंची। पंडित जी ने प्रसाद में मिले चावल, दाल, फल, सब्जी सब सूखने के लिए आंगन में रखा हुआ था। कोयल ने उसको देखा। अरे यहाँ पे तो काफी सारा भोजन है, मैं अपने बच्चों को जरूर पेट भर खिला सकती हूँ। यह सोचते हुए बच्चों के लिए अपने मुंह में संगीत ने ढेर सारा चावल लिया और पैरों से एक फल भी ले लिया और झटपट वहाँ से उड़ गई। भीगी भागी सी जैसे ही वो घोंसले में पहुँचती है तो सभी बच्चे एक साथ पूछते हैं, माँ आप भीग गए हो? माँ मुझे ना भूख नहीं है, आप बरसात में मत जाओ। बच्चों की बात सुनते हुए संगीत की आंखों में भी पानी आ जाता है और अपने पंख को झटकाते हुए बोलती है, अरे मैं माँ हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, आपका पेट भर जाए इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए? ऐसे कहते हुए सभी बच्चों को प्यार से अपने मुंह में जो दाना लाई थी उसको खिलाती है और फल भी काट काट के वो भी देती है। फल और दाने खाकर बच्चों का पेट भर गया। वह सब चुप हो गए और आपस में खेलने लगे। संसार में माँ की ममता का कोई जोड़ नहीं है। अपनी जान की पत्नी में डालकर भी
माँ अपनी बच्चों की पेट भरती है और उसकी भलाई चाहती है। बच्चे खुश तो माँ भी खुश। ऐसे संगीत और बच्चे बहुत खुशी खुशी से बरसात का मजा लिया। चंपक वन में बबलू अपनी बेटा और अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। वो एक गरीब किसान था और केसू फूलों की खेती करता था और उनसे वो प्राकृतिक रंग बनाया करता था। उस रंग को होली के समय वो बेचा करता था, लेकिन उससे उसकी ज्यादा कमाई नहीं होती थी। एक बार पीलू, अजी सुनते हो, कितनी देर में आपका रंग बनेगा? हमें सुंदरी चाची के यहाँ जाना है, वहाँ पे होली का पूजा है। अरे मुझे थोड़ा समय लगेगा, एक काम करो तुम ही चली जाओ। अरे आजकल के जमाने को तो जरा देखो, कितने होली के रंग आने लगे हैं। तुम ले देकर 2 ही रंग बना पाते हो, कम से कम अपने पड़ोसी कालू भैया को तो देखो, उन्होंने अपनी दुकान को कितने सारे रंगों से भर रखे हैं। उनकी दुकान चटक रंगों से भरी हुई है और तुम्हारी है 2 रंग। अरे पीलू, दूसरों को देखकर क्या मैं अपना काम छोड़ दूं? मेरे बाप दादा भी यही काम किया करते थे। हम प्राकृतिक रंग ही बनाएंगे। और तुम्हें पता तो है पीलू कि असल होली तो इन टेसू के फूलों से बने हुए रंगों से ही खेली जाती है। भगवान श्री कृष्ण भी इन्हीं फूलों के रंगों से होली खेला करते थे। हाँ, पर उस समय ऐसे केमिकल के रंग भी तो नहीं आते थे। अब जमाना बदल गया है, तुम भी बदलो। तो बबलू कहता है, तुम कुछ भी बोलो पीलू, मैं अपना काम नहीं बदलूंगा। ये रंग प्राकृतिक हैं, इनसे कोई नुकसान नहीं होता। तुम समझ भी रही हो तुम क्या कह रही हो? वो रंग कितने खतरनाक केमिकल से बने हुए होते हैं, चमड़ी खराब कर देते हैं। अरे मुझे मत समझाओ, समझाना है तो उन ग्राहकों को समझाओ जो ज्यादा पैसे देकर उन केमिकल से बने हुए रंगों को खरीदते हैं। ऐसा कहकर पीलू वहाँ से चली जाती है। पीलू चाहती थी कि उसका पति बबलू केसू की फूलों की कृषि बंद करके कुछ ऐसा काम करे जिससे उसकी अच्छी कमाई हो, लेकिन बबलू अपना काम बदलने के लिए तैयार नहीं था। ये बात सच थी कि उसके रंग बाजार में मिलने वाले नए नए केमिकल के रंगों के मुकाबले कम बिकते थे, लेकिन जंगल में अभी भी कुछ पक्षियाँ थे जो बबलू से रंग खरीदा करते थे। इस बार बता तूने कैसा रंग बनाया है? राम राम काका, देखो इस बार फूलों की कितनी अच्छी खेती हुई, तो रंग कितने अच्छे खिले खिले बने हैं। हाँ, रंग तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैं इस बार ज्यादा खरीद कर लेके जाऊंगा। बबलू खुश होकर उन्हें रंग देता है। अरे लेकिन क्या बताऊं, मेरा लड़का अपने बेटे के लिए बाहर से केमिकल का रंग खरीद कर लाया है और पिचकारी भी लेकर आया है। वो लोग तो समझते नहीं बात को कि प्राकृतिक रंग क्या होते हैं। ऐसा कहकर कालू वहाँ से चला जाता है। बबलू की दुकान पर बहुत कम लोगों ने रंग खरीदा। दूसरी तरफ कालू की दुकान बहुत जोरों शोरों से चल रही थी। वो शहर से जो भी रंग खरीद के लाया था सबका सब बिक गया था। आज दुकान जल्दी बंद कर दी। हाँ बबलू भाई, क्या करूँ, सारा माल बिक गया है। आज मैं शहर जाकर और माल खरीद कर लाऊंगा। वैसे तुम्हारा क्या हाल है, कुछ कमाई धमाई हुई कि नहीं? अरे नहीं भाई, मेरी इतनी कमाई नहीं होती है। माफ करना बबलू भाई, लेकिन तुम ज्यादा बुद्धिमानी भरा काम नहीं कर रहे हो। पहले फूलों की खेती करो, उनको सुखाओ, फिर उसके बाद मेहनत करके उनसे रंग निकालो। ये सब झंझट आज के जमाने में कौन पालता है? देखो, मैं तुम्हारा धंधा खराब तो नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे भी तो कमाई जमाई करनी है। केमिकल से बने रंग ही मुनाफे का सौदा है। देखो, तुम्हारी दुकान तो चल नहीं रही है, क्यों ना तुम मेरी दुकान में काम करने लगो। अच्छी पगार दे दूंगा, मुझे भी भरोसेमंद कबूतर मिल जाएगा। बताओ क्या कहना है तुम्हारा? अरे नहीं भैया, मैं आपके यहाँ अभी काम नहीं कर सकता हूँ। मेरी जो भी कमाई है मैं उससे संतुष्ट हूँ। अरे बबलू, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। ऐसा कहकर कालू वहाँ से चला जाता है, पर बबलू अपनी मेहनत से प्राकृतिक रंग बनाना जारी रखता है और होली का त्योहार आ जाता है। जंगल में सभी धूमधाम से होली मना रहे थे, लेकिन बबलू के घर में उतनी खुशी नहीं। पीलू दुखी थी कि उसके पति की कमाई नहीं हो रही है और वो उसे कहती है, अरे अजी देखो ना, पूरी जंगल कितनी खुशी से त्योहार मना रहा है और एक हम है, हमारे पास त्योहार मनाने के लिए पैसे ही नहीं है। आखिर क्या काम आया तुम्हारा रंग बेचने का काम?
वो भी होली की जैसी त्योहार में। पूरे जंगल में पक्षियाँ मिलजुल कर बहुत खुशी के साथ होली मना रहे थे, मगर थोड़ी ही देर के बाद उन सब के शरीर में अजीब सी जलन होने लगी और खुजली भी होने लगी। वो सभी पक्षी परेशान हो गए। वे लोग नदी में जाकर नहाने लगे और जब रंग उतरा देखे कि उनके पर जल चुके हैं। वे सभी डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने उनकी जांच की और कहा, अरे आप लोग क्या रंग से होली खेल रहे थे कि तेजाब से? देखिए कैसे आपके पर जल चुके हैं। आप सबको स्किन इन्फेक्शन हो गया है। लगता है बहुत ही हानिकारक रंग से आप लोगों ने होली खेली है। उन पक्षियों की घर वाले काले कौवे को घेर लेते हैं और उससे पूछते हैं कि वो ऐसा कौन सा रंग लाता था। कालू उन्हें कहता है, अरे अजीब लोग हो आप लोगों को तो पता ही है कि मैं केमिकल के रंग बेचता था। आप लोग खुशी खुशी लेके जाते हो और अब मुझ पे इल्जाम लगाते हो। कालू की बात सही थी। सभी अपनी मर्जी से उसके यहाँ रंग खरीदे थे। अब तो सबकी होली खराब हो चुकी थी। अब कुछ समय बाद जब वो सारे पक्षी ठीक हुए तो वो सभी बबलू के घर पहुँचे और उससे बोले, अरे बबलू भाई, तुम ही प्राकृतिक रंग बेचा करते थे। अब हम फिर से होली मनाएंगे और पूरे जंगल के लिए तुम ही रंग बनाओगे। ये सुनकर बबलू बहुत खुश होता है। अब हर साल बबलू से ही पूरे जंगल वाले उसके प्राकृतिक रंग खरीदते हैं। इस तरह बबलू काफी सारा पैसा कमाने लगता है।